पवन सिंह ने कर दिया कीकू को नॉमिनेट, या यूं कहें कीकू ने कर दिया पवन सिंह को नॉमिनेट। कोई किसी को भी नॉमिनेट करे, 2 या 4 दिन के अंदर इन सबको वापस अपने अपने घर तो आना ही है। लेकिन यार राइज एंड फॉल ना अपने पीक पर था, और इतना पीक चल रहा था राइज एंड फॉल का कि मतलब बिग बॉस की टीआरपी भी उसके सामने कुछ नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही पवन सिंह ने शो को छोड़ा, उसके बाद आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं राइज एंड फॉल थोड़ा हल्का पड़ गया? पवन सिंह का कहना था कि वो एज एन गेस्ट शो के अंदर आए थे और अब वो वापस जा रहे हैं। जैसे वो शो से बाहर जाते हैं, नेक्स्ट वीक शो की टीआरपी बिग बॉस के आसपास पहुंचती है। बिग बॉस तो फिर भी राइज एंड फॉल को नहीं हरा पा रहा, लेकिन उसकी टीआरपी उसके आसपास ही कहीं रेट कर रही है। आने वाले वीक्स में टीआरपी कहां जाएगी, ये बहुत ही देखने वाली बात होगी। अब वीकेंड का वार आ रहा है, उधर सैलमॉन भाई आएंगे, किसी ना किसी क्लास बजाएंगे। मतलब जिसकी भी बजाएं, उस शो में ऐसा कोई है नहीं कि जिसकी क्लास बजाने के ऊपर हम अब बात कर सकें। एक ही लड़की है वहाँ पे, वो पापा की परी तान्या मित्तल, जिसने अभी अभी बोला कि दाल खाने के लिए वो दिल्ली आती है। गुजरात से दिल्ली सिर्फ दाल खाने के लिए आती है। उस दिन वो अपने पूरे स्टाफ को छुट्टी दे देती है। वो कितने 5-6 हज़ार रुपये की दाल वो यहाँ पर खाती है। उसके लिए वो 20,000 की फ़्लाइट लेती है, फिर 20,000 की फ़्लाइट से वापस जाती है। सुबह यहाँ से दाल खाने आती है और शाम को वापस अपने घर पहुँचती है। सिर्फ और सिर्फ एक दाल खाने की कॉस्ट उसकी है 50,000। ऐसा वो नीलम को बता रही थी, और नीलम उसको करे, हट यार क्यों बकवास कर रही है तू, जब देखो बोर करती रहती है। सही बात है, नीलम का चेहरा ऐसा था, कर लो तुम भी कर लो, और बोलो फेंको फेंको हम लपेट लेंगे, ये है उसका। तान्या मित्तल मतलब थोड़ा तो अब लग रहा है कि कुछ लोग होते हैं जो ना एक अपनी ही दुनिया में रहते हैं। शायद उसको मेंटली डिसऑर्डर बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, वो अपने ही एक जॉनरे में चले जाते हैं, वहाँ फैंटिसाइज करते हैं चीज़ों को, और उन्हें लगता है कि चीज़ें सारी की सारी ऐसी ही हो रही हैं। वो भी कहती हुई फिर से सुनाई दे रही है कि मैं चाहती हूँ कि मैं घोड़े पर आऊँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हों, उनके पीएसओ हों, वो पीएसओ जब हों तो उनके लिए रिमोट कंट्रोल गाड़ी हो, बेड से उठते ही वो गाड़ी पे बैठें, उसके बाद सीधा उनको वॉशरूम करने के लिए वो गाड़ी ले जाए, फिर ब्रश करने के लिए वो गाड़ी ले जाए। तान्या मतलब तेरी खोपड़ी को ठीक करने के लिए कोई गाड़ी क्यों नहीं आती है, तेरी खोपड़ी में कोई ऐसी गाड़ी है, उन पीएसओ को बोलो। मैं निकल जाएगा मेरे मुंह से इस लेडी के लिए कुछ। ठीक है यार, जो भी कर रही है उसका अपना कंटेंट है, वो सब ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा ओवर हो जाता है, ज़्यादा पकाऊ हो जाता है। क्या बिग बॉस की टीम को ऑडिशन देते टाइम लड़की नज़र नहीं आ रही थी क्या? मैं रियली पक गया हूँ इस लड़की को देख देख के, और इसको कितना रोस्ट करूँ मैं जिसको जितना रोस्ट करता हूँ उसके अगले वीक में खुद को और रोस्ट करने की हरकतें करती है। पिछले 4 हफ्तों से इसने खुद को सिर्फ और सिर्फ रोस्ट करने वाले काम किए। मैं बात कर रहा था राइज एंड फॉल की, लेकिन तान्या मित्तल नाम आता है ना तो मन करता है कि इसके ऊपर तो बोलते रहो, पूरा पूरा ऐसा एक न्यूज़पेपर की तरह ऐसे छाप दो इसके ऊपर। लेकिन वापस आते हैं अपने मेन कंटेंट के ऊपर, राइज एंड फॉल के ऊपर। राइज एंड फॉल अपनी टीआरपी डाउन जा रही है। अश्नीर ग्रोवर का पहला सीजन है, पहला शो है, उसको भी जिस भी गेस्ट को लेके आया, मे बी देखो यार बिहारी ऑडियंस की क्या पावर है, ये पावर देखो आप। पवन सिंह आता है, मतलब उनकी ऑडियंस इतनी ज़्यादा बेरोजगार या नल्ली हो सकती है कि वो सारा दिन बैठ के सिर्फ और सिर्फ राइज एंड फॉल देख रही थी, सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह के लिए। जैसे पवन सिंह जाते हैं, पूरी टीआरपी 50% रेटिंग डाउन होती है। 50%, डू यू बिलीव? इमेजिन कर सकते हो आप लोग? इट मीन्स नॉर्थ इंडिया में राइज एंड फॉल कौन देख रहा था? मैक्सिमम जो 50% ऑडियंस थी वो बिहार से थी। सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह जब अपने साथ आ रहे हैं तो इतनी मैसिव ऑडियंस लेके आ रहे हैं, कितना बड़ा इंपैक्ट उस बंदे का। तो उस बंदे को जो अभी अश्नीर ग्रोवर या राइज एंड फॉल ने जो पेमेंट किया है 4 करोड़ का, जस्टिफाइड है यार। दूसरी ओर मतलब राइज एंड फॉल के कंटेस्टेंट्स की पेमेंट आपकी 3 से 4 करोड़ है। वहीं बिग बॉस में जो हाईएस्ट पेइंग इस बार जो कंटेस्टेंट है उसकी पर वीक की 17.5 लाख, जो है एक टीवी स्टार गौरव खन्ना। सलमान खान ने उससे वीकेंड के बारे में बोल भी दिया कि ऐसा आप क्या कर रहे हैं शो के अंदर कि हम आपको 17.5 लाख रुपए पर वीक दें। आप सिर्फ वहां बैठ रहे अपनी छुट्टियां मनाने आ रहे हो, और उस छुट्टियों के बदले आपको 17.5 लाख रुपए भी दिए जाए। क्या लाइफ है यार, मेरे को भी जीने। बहन कहाँ है ये लाइफ? 17.5 क्या बहन, 7 लाख रुपए तो मैं जाके वहां बैठता हूँ, मैं देता हूँ कॉन्टेंट उनको। ठीक है यार, ये सब हो गया। ये थी हमारी 2 जिशान कादरी। अभी मैं नीचे जब मैंने जैसे स्क्रॉल किया नीचे, जिशान कादरी साहब का आया गैंग्स ऑफ वासेपुर 2। इस भाई साहब की पूरी आइडेंटिटी, पूरा का पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ गैंग्स ऑफ वासेपुर के ऊपर टिका हुआ है। गैंग्स ऑफ वासेपुर से बाहर निकल के जैसे यहाँ पर आए, कादरी साहब क्या कर रहे हो? किसी का निकाह पढ़वाओगे यहाँ पर? बैठे रहते हैं अपने चुल्लू में, मैं नहीं करूँगा चूतिया। ठीक है, जिशान कादरी का हो गया, तान्या मित्तल खत्म हो गई। पवन सिंह के सामने तो ये सारे के सारे
वो क्या है, चीनी कम पानी ज़्यादा वाला हाल है इनका तो यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों एक ना, मैं इस टॉपिक से बोर हो गया हूँ, इन लोगों की बातों से भी मैं बोर हो गया हूँ। एक बात करना चाहता हूँ आज आप लोगों से ना, 2-3 बड़ी कंट्रोवर्सीज आई हैं अभी इस बीच। एक तो जो दिलजीत का क्या नाम है, हाँ दिलजीत पाजी यार कमाल के सुपरस्टार हैं, लेकिन जब उनकी मूवी आई थी हानिया आमिर के साथ, उस समय उनको बहुत ज़्यादा बाइकआउट किया जा रहा था कि पूरा बॉलीवुड से उनको बाइकआउट करने की बात कर दी गई थी, पूरा देश उनको बाइकआउट करने की बात कर रहा था कि हानिया आमिर पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ आप काम कैसे कर रहे हैं, वो भी पहलगाम अटैक के बाद। लेकिन जैसे ही वो अटैक खत्म होता है उसके बाद, क्योंकि अभी दिलजीत का भी कनाडा में एक शो चल रहा था, उसके बाद उस शो के अंदर उन्होंने बीच में ही शो उन्होंने रोका और उन्होंने ऑडियंस को बोला यार मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। और वो बात कहाँ से उठी, एक ऑडियंस में कोई बंदा बैठा था, उसके हाथ में तिरंगा था। उन्होंने बोला कि मैं चाहता था कि ना बात करूं, लेकिन जैसे मेरे को तिरंगा दिखा तो मेरे से रहा नहीं गया, और मेरे अंदर जो भी इमोशन थे मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो उन्होंने वहां पे उस इवेंट को रोका और उन्होंने जो बोला, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, आप इसको पढ़िए जो उन्होंने बोला इस पूरी स्टेटमेंट में। उनका कहना है कि पहलगाम अटैक जब हुआ, मेरी मूवी हानिया आमिर के साथ उससे पहले शूट हो चुकी थी, उसका रिलीज या ना रिलीज होना मेरे हाथ में नहीं था, वो प्रोड्यूसर के हाथ में था। लेकिन प्रोड्यूसर ने उस मूवी को फिर भी रिलीज किया क्योंकि उनका पूरा का पूरा पैसा लगा हुआ था, और इंडिया में रिलीज ना करके उन्होंने बाहर उसको रिलीज करने का फैसला किया। यह हुई एक बात। लेकिन दिलजीत पाजी का कहना है कि उनको जब इस बाइकआउट का सामना करना पड़ा तो उनके ऊपर क्यों उंगलियां उछाली गई, और उन्होंने स्टेटमेंट अब इसलिए दिया है क्योंकि अभी इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप में मैच हो रहा है। उनका कहना है कि ये मैच तो पहलगाम अटैक के बाद हो रहा है, अब इस मैच का इतना बाइकआउट क्यों नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पर हमने इसके बाइकआउट के बारे में सुना, सबने इस बाइकआउट के बारे में सुना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस पहुंचा तो वहां से इसको पूरा पूरा ग्रीन सिग्नल दे दिया गया कि आप एशिया कप खेल सकते हैं। तो उनका कहना है यार मेरा तो उसमें कोई रोल था भी नहीं, अपने देश के लिए मैं बहुत समर्पित हूं, अपने देश की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, इस झंडे को मैं सैल्यूट करता हूं, ये उनकी स्टेटमेंट थी। लेकिन जब मैच हो रहा है तो इस मैच का बाइकआउट उन्होंने खुद किया है, वो उस मंच पर खड़े होकर कि इंडिया पाकिस्तान का जो भी बायलैटरल ट्रेड है, जो भी बायलैटरल सीरीज है, एशिया कप या आईसीसी इवेंट्स में भी इंडिया पाकिस्तान खेल रही है, तो उसका भी बाइकआउट होना चाहिए। हो सकता है ये बात उसके दिल के ऊपर लगी हो क्योंकि वो हाथ में नहीं था यार उसके। आप सबको पता है कि मूवी की शूटिंग ऑलमोस्ट 1.5-2 साल पहले हो चुकी होती है, खत्म हो चुकी होती है। उसके बाद पहलगाम अटैक होता है, उसके हाथ में कुछ था नहीं, फिर भी उसने उस बाइकआउट का सामना किया। एक तरीके से पूरा पूरा बॉलीवुड तो गैंगअप हो गया था, दिलजीत पाजी का बाइकआउट किया जाए, दिलजीत पाजी का बाइकआउट किया जाए। और इस पूरी भसड़ में कौन थे सबसे ऊपर हमारे करण मियाँ, और दूसरे कौन से खान मियाँ तो होते ही सबसे आगे। लेकिन पहलगाम अटैक के टाइम इन बड़ों को एक भी ट्वीट करना याद नहीं आया कि देश के लिए कुछ ट्वीट किया जाए। अफजल गुरु को जब फांसी दी गई तब पूरा ट्वीट आया था, नहीं किसी को फांसी नहीं देनी चाहिए। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के बीच जो भी पहलगाम अटैक के टाइम जो हुआ तब इनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। पता है क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि इनकी पाकिस्तान में ना एक बहुत बड़ी ऑडियंस केटर करते हैं लोग वहां पर। ये नहीं चाहते कि इनका हल्का सा भी कोई मूवमेंट वहां की ऑडियंस को इनसे दूर कर दे। इनके इंस्टा जो फॉलोवर्स वगैरह हैं, इनकी मूवी जब इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज होती है तो वहां से वो अपनी अर्निंग सोर्स को बिल्कुल भी खत्म नहीं करना चाहते। लेकिन दिलजीत पाजी मेगा सुपरस्टार है, लेकिन फिर भी खुल के सामने आया और उसने इस बारे में बात की है। ह्यूज रिस्पेक्ट टू हिम यार, अच्छी बात है कि इस तरीके से लोगों को बाहर आके बात करनी चाहिए। ये हुई दूसरी बात। एशिया कप में जो चल रहा हम सबको पता है, इंडिया फाइनल खेलने वाला और पाकिस्तान के साथ ही खेलने वाला होगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर आज का जो मैच बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच जो भी जीतता, उसके बाद जो भी देखते हैं कौन खेलता है, कौन जीतता है, कौन हारता है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में क्रिकेट ही हारा था, देश हारा था, और जो शहीद वहां पर और जिन शहीदों ने वहां पर अपनी जान गंवाई थी वो हारे थे। जी हाँ दोस्तों, मैं क्या करूं, इससे ज्यादा मैं क्या बात करूं आप लोगों के साथ। तान्या मैंने शुरुआत की थी तान्या मित्तल से, लेकिन मैं पूरा इस वीडियो को मैं लास्ट में लेकर आ गया इंडिया पाकिस्तान के एशिया कप और दिलजीत पाजी की कंट्रोवर्सी से रिलेटेड। पता है क्यों दोस्तों, क्योंकि बिग बॉस, राइज एंड फॉल, ये सारी चीजें ना बहुत शॉर्ट टर्म थीम होती है। इनके बारे में ज्यादा बात करके भी मेरे को भी अपने व्यूज और अपना इंटेलेक्ट ज्यादा खराब करने का मन नहीं करता। मन करता है कुछ ऐसे अच्छे लोगों के बारे में बात की जाए, कुछ इंटेलेक्चुअल बात की जाए। तो उसमें दिलजीत पाजी जो ये मैचेस है, ये मेरे को ज्यादा फिर भी लगा कि यार ये मेरे आसपास का टॉपिक है, इनके बारे में बात करता हूँ।
हो सकता है बिग बॉस या राइज एंड फॉल के ऊपर कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ना आए, तब तक मैं उनके ऊपर कोई वीडियो ना बनाऊं, क्योंकि मेरा इंटेलेक्ट लेवल खराब होता है उनसे। आप मेरे प्लीज यार बाकी वीडियोस को भी सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारी इस कम्युनिटी को सपोर्ट कीजिए, ताकि आने वाले टाइम पर हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट बना सकें। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।